वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी का आपका 7th चैप्टर, जो कि है राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट। 6 मार्क्स ये चैप्टर कंसिस्ट करता है, मतलब 6 नंबर का ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब पूरा चांस है कि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर कई सारे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लघुतरात्मक तो आएंगे ही। ये जो चैप्टर है, ये आप समझने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वही कहूंगी कि आप एक बार वो वीडियोस जरूर देखें जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार वाले जो चैप्टर के लिए वीडियो बनाए हैं ना, वो जरूर देखिए। इसलिए क्योंकि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बनाया, जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनाई गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेप्लिकाज है। मतलब उसी की ढांचे पर, उसी के आधार पर जो है इनका भी ढांचा बनाया गया, बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से समझ लेते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार पहले वो वीडियो भी देखें और उसके बाद में ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हमारे भारत में जो है टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स यानी ये ऐसा क्यों किया गया है? देखो, हमारा भारत जो है हिमालय से लेकर और समुद्र तक और इधर पश्चिम में राजस्थान के थार मरुस्थल से लेकर असम तक बहुत विस्तृत फैला हुआ है। तो ऐसा अच्छे से पॉसिबल नहीं है कि एक राजधानी में बैठ के और पूरे भारत के ऊपर जो है गवर्नेंस किया जा सके, सरकार चलाई जा सके। तो सरकार चलाने के लिहाज से भारत को कुछ हिस्सों में विभाजित किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के टुकड़े कर दिए गए, कुछ हिस्सों में विभाजित किया गया है और वहां पर भी जो है वो संविधान के हिसाब से गवर्नेंस की जाती है, सरकार चलाई जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार से वहां सरकार चलाई जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कई सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। देखिए बच्चे, कई सारे जो स्थान होते हैं या फिर कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सामरिक दृष्टि से या किसी और दृष्टि से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें किसी एक राज्य में सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता और शासन की दृष्टि से उन्हें खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो वहां पर शासन करने का कार्य जो है केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है। और जिस तरह राज्यों में राज्यपाल भेजे जाते हैं, वहां पर उप राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है जो वहां पर केंद्र की तरफ से शासन करते हैं। इसलिए उनको केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब है जो स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमने यूनियन गवर्नमेंट के लिए पढ़ा या फिर केंद्र सरकार के लिए पढ़ा। अनुच्छेद जो है संविधान का 168 उसमें ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। देखो, यहाँ कुछ जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि विधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद, 3 नाम आते हैं आपके, विधान मंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या। विधान मंडल यानी संसद। ठीक है, जिस तरह संसद में 2 सदन होते हैं, विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके 3 भाग होते हैं। जिस तरह हमारी संसद के 3 भाग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। विधान मंडल के 3 भाग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद जो है वो भारत में केवल 7 राज्यों में ही है। वो 7 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। देखिए, हालांकि अभी जो कुछ पिछले दिनों राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उनके बाद जम्मू कश्मीर में जो भी संवैधानिक स्थितियां हैं सरकार की, वो बदल गई है। जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को अलग से जो है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लेकिन वो आपको अभी इसमें कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, आप यही लिखेंगे कि भारत में केवल 7 राज्यों में जो है विधान परिषद भी है, बाकी सब में सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि लोकसभा जैसा सदन भी है और राज्यसभा जैसा सदन भी है, लेकिन बाकी सब में सिर्फ लोकसभा जैसा सदन है। ठीक है, तो ये वो 7 राज्य हैं। So according to the article 168, it is told that there will be a legislature for each state. Each state will hold a legislature. Okay, and the legislature consists governor, legislative assembly and legislative council. Legislative assembly just resemble with Lok Sabha and legislative council is resembling with Rajya Sabha.
Legislative council is there only in 7 states. The states are Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Telangana and Jammu and Kashmir. Yet Jammu and Kashmir is already told to be the union territory, but you have to write what is given in your syllabus. ठीक है, अब एक आप याद रखने के लिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि विधानमंडल किससे रिजेंबल करता है, किसके समान है, जैसे कि हमारे केंद्र में संसद होती है वैसे, ठीक है, केंद्र में संसद के समान है विधानमंडल, लोकसभा के समान है विधानसभा, राज्यसभा के समान है विधान परिषद। प्रधानमंत्री जिस तरह से कार्य करता है वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री कार्य करता है। मंत्री परिषद वहां भी होती है, मंत्री परिषद यहाँ भी होती है। तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो साथ साथ में होगा ये कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है, जो आपका केंद्र सरकार वाला चैप्टर है, वो तो क्लियर है ही। उसके साथ साथ अगर आप कंपैरिजन करके इनको पढ़ते जाओगे तो आराम से आपको ये दोनों चीजें समझ में आएगी। उसके अलावा आप कहेंगे कि ये सब तो रिजेंबल कर दिए, तो फिर राष्ट्रपति, देखिए वहां पर तो होता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य सरकार में वही स्थिति राज्यपालों को दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति चुना जाता है, राज्यपाल चुना नहीं जाता। तो जो भी स्थिति है वो आगे जब राज्यपाल का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक आप ये बातें जरूर ध्यान में रखना कि विधानमंडल यानी संसद की तरह सदन, लोकसभा यानी जो राज्यों में विधानसभा कही जा सकती है, राज्यसभा यानी जो राज्यों में विधान परिषद होती है, प्रधानमंत्री के तरह ही राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, और मंत्री परिषद दोनों ही जगह होती है जो एक ही प्रकार से कार्य करती है। अब पढ़ते हैं हम विधानसभा के बारे में। देखो हमने बताया था ना कि राज्य जो सरकार होती है, जो राज्यों में सरकार बनाई जाती है या जिसको हम राज्यों की व्यवस्थापिका कहते हैं, उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा या जो भी लेजिस्लेचर होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। विधानसभा बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि लोकसभा होती है, ठीक है ना। एक तो इसमें सदस्य संख्या कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होते हैं, और न्यूनतम या कम से कम जो है 60 हो सकते हैं। 60 से कम सदस्यों की विधानसभा नहीं होगी और 500 से ज्यादा सदस्यों की विधानसभा भी नहीं होगी। ये संविधान में नियम बनाया हुआ है। और ये भी कहा गया है कि हर सदस्य, जो भी सदस्य चुना जाएगा, वो कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कम से कम 75,000 लोगों के ऊपर एक सदस्य तो चुना ही जाएगा। ठीक है, तो ये सदस्यों के बारे में कही गई है। अब ये आपको इसलिए याद करना है क्योंकि 28 राज्य हैं, आप किस किस के सदस्यों की संख्या याद करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि कम, ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। मतलब कम से कम किसी विधानसभा में 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और एक सदस्य कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। फिर स्थान आरक्षण। आरक्षण क्या होता है, देखिए हर जगह पर ऐसा होता है कि कुछ जातियां, जनजातियां जो है पिछड़ी हुई रह गई थी मुख्य धारा से, तो उन सबको भी साथ में लाने के लिए या उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने या संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई उनको भी अच्छे से प्रतिनिधित्व। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 95वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2009 में हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि विधानसभाओं में कुछ जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए आरक्षित की जाएगी। ठीक है, फिर निर्वाचन पद्धति, चुनाव होता कैसे है, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता स्वयं वोट देती है, और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि 18 साल से ऊपर का जो भी होगा वो वोट देगा और वो खुद जाके वोट देगा, वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और साधारण बहुमत पद्धति। साधारण बहुमत का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए किसी जगह पर 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो 5 लोगों में से अगर एक को किसी ने 25% वोट मिले हैं, एक को 20% वोट मिले हैं, एक को और 20% वोट मिले हैं, एक को 15% वोट मिले हैं, और बाकी के जो है 20% एक को मिले हैं और एक को फिर 15% वोट मिले। तो इस प्रकार से जीतेगा कौन, वो जिसको 25 वोट मिले, है ना। तो यानी साधारण बहुमत का मतलब ये नहीं है कि टोटल 100 में से सबसे ज्यादा मिले, ये होना चाहिए कि जितने खड़े हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा किसको मिले, वो कहलाता है साधारण बहुमत। ठीक है, फिर सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्यों की होती है। भारत का नागरिक हो,
उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वो भारत सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर नहीं बैठा हो, और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि वो ना तो पागल हो और ना ही दिवालिया हो। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब तक तो लोकसभा के सदस्यों की बस आपको उम्र याद रखनी है, 25 वर्ष होती है या उससे अधिक। वही विधानसभा के सदस्यों के लिए होती है कि 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो। अब एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो है ये है कि सदस्यता का अंत कैसे हो सकता है। कई बार सदस्यता खत्म हो जाती है, तो वो कैसे होती है, उसकी 3 शर्तें दी गई है। पहली ये है कि वो दोनों में से एक ही सदन की सदस्यता रख सकता है। कई बार क्या होता है कि दोनों सदनों के सदस्य बन जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको उन दोनों में से एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, ये पहली। लगातार 60 दिनों तक अगर वो सदन यानी कि विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी सदस्यता का अंत कर सकता है। किसी बिना वजह से, अगर बिना किसी कारण के बताए अगर कोई 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। फिर अगर चुनाव के बाद ये पता चलता है कि इसमें कोई ऐसी निर्योग्यता थी, ऐसी कोई चीज थी जो चुनाव लड़ने के लायक नहीं थी, तो अगर ये चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद भी पता चले, तो भी उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। सो लेट्स लर्न अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। नंबर ऑफ मेंबर्स can be maximum 500 and minimum 60, and it is a rule that one member should represent at least 75,000 people, at least 75,000 people. Okay, now the reservation is given in the legislative assemblies of states. Reservation is given for scheduled caste and scheduled tribe. It is just to link them with the mainstream politics. Okay, so reservation was given according to the 95th constitutional amendment, which was applied on 2009, and it will be applied till 2020. Okay, it will be applied till 2020. So it is being conversate about it that it should be remained more or not. Then election process is members of the legislative assembly are elected with direct election, adult voting, and according normal majority. Okay, according to the normal majority. Eligibilities are just same as of Lok Sabha. He or she should be the citizen of India. He or she should be the age of 25 or above. He or she should not be on any post of benefit under government, and he or she should not be made or bankrupt. Okay, these are the eligibilities to be the member of legislative assembly. Now there is a topic named termination of membership. There are 3 conditions when the membership can be terminated also. So first is a member of both the houses should resign from one. If one person has been elected as a member of both the houses, then he or she should resign from one of them. Okay, then absence for 60 consecutive days. If the member of legislative assembly is being absent for 60 consecutive days, he or she should be terminated. Then any definite any definite inqualification develops after being elected. After being elected, if it comes to know that he or she had developed any kind of inqualification or disqualification, so he or she will be टर्मिनेटेड. सो ये है विधानसभा के जो सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं, या उनका चुनाव की पद्धति क्या है, कितने सदस्य होते हैं, इस बारे में. अब है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है. देखिए, कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है. जब भी कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं. लेकिन पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो अनुच्छेद 356 है. देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप केंद्र सरकार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो राज्य सरकार अपने आप समझ में आने लग जाएगा. तो वहां हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा था अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्य जो राष्ट्रपति है वो राज्य की जो भी विधान परिषद है, विधान सभा है,
उसको भंग कर सकता है, ठीक है ना। तो वो 5 वर्ष से पूर्व भी भंग की जा सकती है। और अब तक हमारे देश में 109 बार ऐसा हुआ है कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को समय पूर्व ही भंग किया जा चुका है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अन्यथा जो भी है, अगर सामान्य परिस्थितियां रहे तो एक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिनका चुनाव जो है वो सदस्य अपने बीच में से ही करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव। अब अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को। सबसे पहला कार्य होता है अध्यक्षता करना और कार्यवाही का संचालन करना। कार्यवाही क्या होती है? विधानसभा में देखो, जिस तरह से संसद में, लोकसभा में कार्यवाहियां होती है, वही सब विधानसभा में होती है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रश्न पूछना, बहस करना किसी चीज पर, मतदान करवाना। तो ये सब कार्यवाहियां कब की जाएगी, कौन सा समय किस चीज के लिए निश्चित है, किस सदस्य को क्या कब बोलना है, क्या प्रश्न पूछना है, ये सब निर्धारित करने का कार्य जो है अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और अध्यक्ष अगर ना हो किसी दिन, अगर वो अपना काम कार्य नहीं संभाल रहे हो या किसी वजह से अध्यक्ष जो है अपने पद पर ना हो, तो उपाध्यक्ष ये सब कार्य संभालता है, ठीक है। तो पहला कार्य है अध्यक्षता करना और कार्यवाही का संचालन करना। कार्यवाही में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं, शून्यकाल भी होता है, प्रश्नकाल भी होता है। किसी सदस्य को जब जो प्रश्न पूछना होता है वो प्रश्न पहले अध्यक्ष को बताया जाता है, फिर अध्यक्ष उसे स्वीकृति देता है, तब वो पूछता है प्रश्न, या किस चीज पर, किस विषय पर बहस करवाई जानी है, मतदान करवाया जाना, वो सब जो है अध्यक्ष डिसाइड करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जहां पर 500 के करीब लोग बैठते हैं और आपस में बहस करते हैं, जो हम देखते हैं कि विपक्षी दल भी होते हैं, सरकार के दल भी के लोग भी होते हैं, तो उनमें बहस होना, उनमें झगड़ा होना, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां शोर शराबा होना बिल्कुल मुमकिन है। तो ऐसी स्थितियों में सदन में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, किस प्रकार से किन्हीं विषयों पर, किन्हीं मुद्दों पर सहमति बनाई जा सके, ये कार्य जो है अध्यक्ष का है। फिर असंसदीय शब्दों को हटाना। बोलते हैं जब कई बार, तो बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं मुंह से जो कि संसद की गरिमा या जो विधानसभा है उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं होते। तो ऐसे शब्द, कोई भी शब्द जो कि विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है, जो बिल्कुल भी संविधान के अनुरूप नहीं है, हम बोलने की गरिमा को लांघ जाते हैं, ऐसे शब्दों को कार्यवाही में से हटाना। कार्यवाही में से हटाने का क्या मतलब है? देखिए, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें जो भी कार्यवाही होती है, जो भी सदस्य जो कुछ बोलता है, उसका जो जवाब मिलता है, बहस के अंदर जो बातें कही जाती है, वो सब बातें रिकॉर्ड करके रखी जाती है, ठीक है ना। वो सब बातें रिकॉर्ड होती है। तो वो जब बातें रिकॉर्ड की जाती है लिखित रूप में, तो उस समय अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि अगर बोलते समय कुछ ऐसे अगरिमा में कुछ ऐसे जो है छोटे शब्दों का यूज हुआ है, तो उन असंसदीय शब्दों को जो है कार्यवाही में से हटा दिया जाए। फिर मतदान के परिणाम, जब कोई कानून बनाया जाता है या इस प्रकार का कोई भी बात होती है, तो उस समय सदस्यों के बीच वोटिंग करवाई जाती है। तो उस वोटिंग का क्या परिणाम निकला, कौन सा कानून पास हुआ, नहीं हुआ, ये जो है घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। फिर निर्णायक मत देना। नॉर्मली अगर वोटिंग होती है तो अध्यक्ष अपना मत कभी नहीं देता, ये ध्यान रखना आप। अध्यक्ष कभी भी वोट नहीं करता। अध्यक्ष सिर्फ एक स्थिति में वोट करता है, जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं। वो तब होता है जब पक्ष और विपक्ष में एक बराबर वोट पड़े हो। मान लीजिए सदस्यों की संख्या जो है 60 है, ठीक है। किसी विषय पर 30 वोट हाँ में पड़े हैं और 30 वोट ना में पड़े हैं। ऐसे में कास्टिंग वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार जो है अध्यक्ष का होता है, और वो जिस तरफ वोट देगा उसी चीज को माना जाएगा। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको निश्चय करना। धन विधेयक है या नहीं मतलब कोई जब विधेयक पेश किया जाएगा तो अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या किसी और प्रकार का बिल है, सिर्फ संवैधानिक बिल है या मनी बिल है। फिर दल बदल संबंधी। दल बदल क्या होता है? कई बार कोई व्यक्ति किसी एक चुनाव से एक पार्टी से जो है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह से वोट चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ये जो दल बदल है, इसको रोकने के लिए जो याचिकाएं लगाई जाती है, उन पर निर्णय जो है कोर्ट में नहीं होता, कोर्ट से पहले अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये सब अध्यक्ष के काम है, और उसकी अनुपस्थिति में ये सारे कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। So the tenure of the house is for 5 years, but it can be dissolved before 5 years, and for 109 times it has been done in India for according to the article 356.
Then office bearers of the house of the legislative assembly are speaker and deputy speakers, and both of them are elected from the members on. And the powers of functions of a speaker: first, he presides the meetings and proceedings. He only decides what is going to be done next. Whether it will be the 0 hour, whether it will be the question hour, whether it will be argument on any subject, or whatever will be, it is presides by the speaker itself. Then he maintains peace and order in the house. He removes the non-parliamentary words from the proceedings. We are human being and we can speak somehow, or sometimes we can speak. We speak in a manner which is not actually constitutional or actually according to the dignity of that house. So the removal of non-parliamentary words are obviously being done by the speaker. Then he declares the result after polling. After any if on any subject or any law there will be a poll, and the result of that polling will be declared by speaker. He used casting vote. Casting vote means if there are similar vote in both the sides for yes and for no, then the casting vote will be used by speaker, and this vote will decide the future of that polling. He decides whether a bill is money bill or not. Speaker himself decides this. Then he decides on defection related petitions. Defection related petitions means if a person fights an election on the name of a party, and after winning that election he went on with another party, then speaker himself decides on the petitions which are filed on the defection. तो ये जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य और शक्तियां हैं. देखो, कार्य और शक्तियां मैं फिर से आपको कह दूं कि अगर कार्य पूछे जाए तो भी वही है, शक्तियां पूछे जाए तो भी वही है, क्योंकि कार्य इंसान तभी कर पाता है जब उनको करने का पावर उसको मिलता है. और पावर मतलब वही जो चीजें हैं, जब कार्य करता है तभी तो वो अपनी शक्तियों का यूज करता है. तो कार्य और शक्तियां एक ही चीज है. अगर आपसे अलग अलग शब्दों में पूछ लिए जाए तो भी इनका आंसर यही देना है, और साथ में पूछे तब भी इनका आंसर यही देना है. अब पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में. काफी हद तक विधान परिषद का जो गठन होता है वो राज्यसभा के समान ही होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राज्यसभा से बिल्कुल अलग हैं. तो इसलिए आपको उससे कंपैरिजन करते हुए और साथ साथ में डिफरेंशिएट करते हुए, यानी कि एक साथ तुलना भी करनी है और एक साथ जो है उससे भिन्नताएं भी ध्यान में रखनी है. तो इस तरह से आप आराम से याद कर पाएंगे. सबसे पहले तो कि विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं. विधान परिषद में जो है विधानसभा के 1/3 सदस्य होते हैं. 1/3 मतलब अगर विधानसभा में मान लीजिए 60 सदस्य हैं तो इसमें 20 सदस्य. लेकिन इस संबंध में नियम ये है कि बिल्कुल 40 सदस्यों से कम होने नहीं चाहिए. यानी कि अगर मान लीजिए विधानसभा में जो है वो 210 सदस्य हैं तो विधान परिषद में 70 सदस्य होंगे. तो ये एक नियम है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य संख्या जो है वो विधान परिषद की होगी. चुनाव किस प्रकार से होता है? ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में होता है. एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि जनता खुद नहीं चुनती बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं. अब और तरीका क्या होता है? वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति. देखिए, भारत में जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, इन तीनों का चुनाव जो है इसी पद्धति द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति. फिर अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो तो राज्यों के विधानमंडल मिलकर कर लेते हैं, लेकिन इसके सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, यानी कि इसका निर्वाचक मंडल कौन है? सबसे पहले तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं. वो कितना चुनते हैं? वो कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा वो चुन लेते हैं. फिर जो स्थानीय संस्थाएं होती है, यानी कि लोकल बॉडीज, यानी जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, या फिर इस तरह से जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे जो शहरों में जो होती है गाँव के लिए, तो इस तरह की जो सारी संस्थाएं हैं वो मिलकर जो है इनका चुनाव करती है, और वो भी 1/3 सदस्यों का चुनाव करती है. यानी कि 2/3 सदस्य यहीं पे हो गए. बचे 1/3 में से
आधे सदस्य, बचे 1/3 में से आधे सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका नॉमिनेशन किया जाता है। वही तरीका वही है कि जो अपने अपने क्षेत्रों में कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, खेल जगत में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनमें से किसी को चुना जाता है। और जो बचे हैं उनमें से 1/12 भाग जो है, एक तो अध्यापकों द्वारा, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल होता है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जो भी माध्यमिक शिक्षा तक के जो अध्यापक होते हैं या उससे ऊपर के अध्यापक होते हैं, चाहे कॉलेजेस में हो, उनके निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव किया जाता है। और जो स्नातक होते हैं, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट्स, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हो, ग्रेजुएशन किए हुए जो भी राज्य के जो मत देने वाले होते हैं, मतदाता, उनके द्वारा 1/12 का चुनाव किया जाता है। तो यानी 1/3 विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, और बचे हुए 1/3 में से आधे के जो है राज्यपाल मनोनीत करता है, और बाकी जो बचे हैं उनमें से आधे आधे अध्यापकों और स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये 5 जो होते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो विधानसभा के सदस्य सारे शामिल होते हैं, जो स्थानीय संस्थाएं होती है उनके सदस्य सारे शामिल होते हैं, अध्यापकों में से चुने जाते हैं कुछ सदस्य, कुछ स्नातकों में से यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से चुने जाते हैं, और राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत होते हैं। तो 1/3 यहाँ से, 1/3 यहाँ से, और बचे हुए 1/3 का जो है वो आधा हिस्सा राज्यपाल द्वारा और आधा हिस्सा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, फिर योग्यताएं क्या होती है, वही जो राज्यसभा के सदस्यों की होती है। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो, किसी भी सरकार के लाभकारी पद पर ना हो, और साथ ही साथ ना तो वो पागल हो ना ही दिवालिया हो। और कार्यकाल भी इसका वही होता है। देखिए, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो इस प्रकार विधान परिषद भी जो है वो राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। विधान परिषद बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार से राज्यसभा होती है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। इट इज सेम एज द राज्यसभा इन आवर सेंट्रल लेजिस्लेचर. The number of members will be 1/3 of the legislative assembly, but should never be less than 40. Okay, and the election is being done with indirect election scheme, and the same scheme as you have read in Rajya Sabha, as you have read in when we were reading about president, the single transitional vote system of proportional representation. Then electoral board, who elect the members of this legislative council. There are 5 kinds of members in the electoral board. First, by legislative assembly, by the members of legislative assembly. 1/3 of the members are being elected from the legislative assembly, and 1/3 is elected from by the local bodies. Local bodies like the municipal corporation of the cities. So the local bodies elect 1/3 of the member. Then by teachers and by graduates, 1/12 are elected by the teachers and by the graduates of the states, and 1/6 of the members are being nominated by the governor of that state. They are considered to be the most prominent persons from their sectors, like from literature, like from science, from arts, or from games or sports. And the eligibilities to be the member of legislative council are same as of Rajya Sabha. He or she should be the citizen of India. He or she should be in the age of 30 or more than age of 30. And he or she should not hold any kind of beneficiary post under government, and never should not to be a mad person or a bankrupt. Then the tenure is not of legislative council. Tenure is to be counted of the members of legislative council, and it is same of Rajya Sabha. The 1/3 member of legislative councils are retired in every 2 years, and new members take their places. So
लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ परमानेंट हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य व्यवस्थापिका के कार्य और अधिकारों की। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा कि दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करके और इनके अधिकार पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आपको कार्य और अधिकार पूछे जाएं तो आप ये 5 पॉइंट में एलोबरेट करेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट में पहला है कानून निर्माण, कि कौन सा सदन कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है कार्यपालिका संबंधी अधिकार या कार्य। फिर है वित्त संबंधी, संविधान संशोधन संबंधी और निर्वाचन संबंधी। अब सबसे पहले बात करते हैं कानून निर्माण की। जब कानून निर्माण होता है तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ मेकिंग में पूरा अधिकार प्राप्त है, जबकि विधान परिषद को सीमित अधिकार है। ये कैसे है कि जब कानून का निर्माण किया जाता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में से पास होने के बाद कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद उस विधेयक पर, उस बिल पर बहस करती है और उसके बाद में संशोधन को, अगर कोई बदलाव करना है तो उस बदलाव के साथ वापस भेजती है। लेकिन अगर उस विधेयक को वापस भेज दिया जाता है और यहाँ से 1 माह तक कोई जवाब ना आए तो उसे बिना भेजे ही पास मान लिया जाता है। यानी कि बहुत सीमित अधिकार दिए गए हैं विधान परिषद को जब बात आती है कानूनों के निर्माण की। ठीक है ना, तो कानून निर्माण में जहां विधानसभा को पूरा अधिकार प्राप्त है, वहीं विधान परिषद को सीमित अधिकार दिए गए। तो अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो आप किस प्रकार लिखेंगे कि कानून निर्माण में विधानसभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही कोई विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखा जाता है और पास भी किया जाता है और उसके बाद उसे विधान परिषद में पास होने के लिए भेजा जाता है। अगर विधानसभा उसे पास कर देती है तब तक तो ठीक है। अगर विधानसभा उसे पास नहीं करती और संशोधन के साथ वापस भेजती है और फिर विधानसभा उसे पास करके वापस भेज दे तो विधान परिषद को वो पास करना ही होता है 1 माह के अंदर अंदर। वो संशोधन के अलावा और कुछ नहीं कर सकती उसमें। फिर है कार्यपालिका संबंधी, रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका संबंध में पूरा अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। ऐसा इसलिए है कि जो कार्यपालिका है उसका निर्माण विधानसभा में से ही किया जाता है। जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद होंगे वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। और इस लिहाज से वो जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होंगे वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है ना, उनका सारा उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति बनता है, विधान परिषद के प्रति नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो उन मंत्रियों से या मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं और किसी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो सिर्फ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर वित्त संबंधी या फाइनेंशियल फंक्शंस एंड पावर्स, इसमें भी जो है विधानसभा को पूरा अधिकार प्राप्त है। ऐसा इसलिए है कि कोई भी मनी बिल या कोई भी वित्त विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा और यहाँ से पास होने के बाद इसको विधान परिषद में भेजा जाता है और अगर विधान परिषद ने इसे 14 दिन के अंदर अंदर पास नहीं किया तो इसे स्वतः ही पास मान लिया जाता है। इस प्रकार से वित्त विधेयक के संबंध में भी विधानसभा को पूरा अधिकार है, विधान परिषद को नहीं। अब बात करते हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड चीजों की, द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, जब संविधान संशोधन की बात आती है तो संविधान संशोधन का एकमात्र पूरा अधिकार संसद को है। लेकिन जैसा कि हमने उस समय पढ़ा था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताएं भी शामिल है। ऐसे विषयों पर अगर संसद को संविधान में संशोधन करना हो तो संसद क्या करेगी कि कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। तो उस समय जो है इन दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं कि इन दोनों सदनों से जो है वो विधेयक पास करके भेजा जाए। ठीक है, तो संविधान संशोधन में दोनों ही सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन संबंधी अधिकार या इलेक्शन से रिलेटेड जो भी होंगे, इलेक्शन किस चीज का, देखिए विधानसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है वो इनके लिए चुने जाते हैं, तो इसका मतलब इसका संपूर्ण अधिकार विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को इसका बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, तो 5 पॉइंट्स जो हमने कार्य और अधिकारों के संबंध में पढ़े, कानून निर्माण जहां विधानसभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है लेकिन विधान परिषद को सीमित अधिकार प्राप्त है।
कार्यपालिका संबंधी, जहां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वहीं विधान परिषद सिर्फ उनको प्रश्न पूछने या बहस करने तक का ही काम कर सकते हैं। वित्त संबंधी जो भी अधिकार है वो सारे विधानसभा को प्राप्त है, क्योंकि सारे वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किए जाते हैं और विधान परिषद जो है सिर्फ उनमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकता है। संविधान संशोधन के संबंध में जो है वो दोनों ही सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है और इलेक्शन या निर्वाचन संबंध में सारे के सारे अधिकार विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को नहीं। ठीक है, तो ये है अधिकार और कार्य हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की। तो इस चैप्टर में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमें पढ़नी है, उसमें लेजिस्लेचर का पार्ट यहीं तक है। जो हमने व्यवस्थापिका पढ़ा, स्टेट किसी राज्य की व्यवस्थापिका, उसका पार्ट यहीं तक है। इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए। और दूसरा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 जो आपका केंद्र सरकार है उसका ही अनुगामी है। तो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से, तुलनात्मक तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट या राज्य की जो कार्यपालिका होती है या न्यायपालिका होती है उसके बारे में। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।